सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बजट 2025-26 आने वाला है, आज ही आने वाला है। क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट से? और ये उम्मीदों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी को बजट से चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि ऐसा सुना है मैंने, खबरें ऐसी हैं कि भाई मोनोटोनस आगे हो गया है आदमी। 10 साल से बजट सुने जा रहा है सेम सरकार की। अब ये आम आदमी क्या कहता है, एक तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में भर डालिए जो आप चाहते हैं इस बजट से। आप अपने कमेंट्स भर डालिए कि क्या आप चाहते हैं इस बजट से। और मैंने आप लोगों से बात करके, आप सभी लोगों से बात करके और एक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस के बिहाफ पर मैं जो समझता हूं कि इस बजट में सरकार को क्या करना चाहिए, एज फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट मैं जो समझता हूं कि क्या करना चाहिए, वो बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। 9 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ। 9 बातें, जो बातें आपको होनी चाहिए कि इस बजट में हमारी एज अ कॉमन मैन सरकार से ये उम्मीद है। और मैं एज अ कॉमन मैन सरकार से ये गुहार लगा रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार के पास पहुँच जाए। भले ही इस बजट में नहीं, अगले बजट में ऐसे कुछ इंप्लीमेंटेशंस हो, लेकिन पहुंचना ज़रूरी है। तो शेयर करना आपका काम है, वीडियो को लाइक करना आपका काम है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना आपका काम है। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। तो 9 कौन सी बातें हैं? 9वीं बात से शुरुआत करता हूँ। 9 से लेकर के 1 पर आऊँगा। इसमें हम लोग टैक्स के बारे में बात करेंगे कि आपका टैक्स स्लैब क्या होना चाहिए। इसमें आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे, पेट्रोल पर भी बात करेंगे, डीजल पर भी बात करेंगे, इंश्योरेंस पर भी बात करेंगे, एजुकेशन पर भी बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट मनरेगा पर भी बात करेंगे, सोसाइटी और वेलफेयर स्कीम्स पर भी बात करेंगे। तो 9वीं बात, 9th मैटर, सबसे पहला उल्टा चलेंगे, 1 तक आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप गीत माला में सुनते थे, सबसे पहले सबसे 10वां नंबर का गाना और फिर पहले नंबर पे कौन सा गाना चल रहा है। तो 9वीं बात है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो देखिए, इंप्रूव करना पड़ेगा लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो भी लोग देश में 150 करोड़ की जनता हो गई है, धीरे धीरे आने वाले समय में 200 करोड़ की जनता हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है लोगों की? लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान तक जी रहे हैं, या अब ये जीवन रोटी कपड़ा और मकान से बढ़ करके स्कूटर, बाइक या फिर कार या फिर एरोप्लेन की राइड या कहां तक आ चुका है? आपका जीवन कहां तक आ चुका है? और आपको क्या लगता है कितने % लोग जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको क्या लगता है भारत देश के कितने % लोग उतना भी जी पा रहे हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। देखिए, पूरा इंटरेक्टिव वीडियो है। हर एक बात पर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं, सोच के देखिए कि क्या भारत के लोग, कितने % लोग उस तरह का भी जीवन जी पा रहे हैं, या आप जैसा जीवन जी रहे हैं उससे बेहतर कितने % लोग जी रहे हैं। इसके बारे में भी सोच के एनालाइज करके देखिए। तो एक्सपेंशन ऑफ पेंशन स्कीम, यानी कि पेंशन की स्कीम का एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है आने वाले बजट में। पहली बात, पहला डिमांड जो सरकार से हम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली सीनियर सिटीजन और अनऑर्गेनाइज्ड पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो लोग ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जहां सैलरी फिक्स्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी ज्यादा मिल जाती है, कभी कम मिल जाती है, ऐसे लोगों के लिए पेंशन की स्कीम बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हायर एलोकेशन टू सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि विडो लोग हो गई, विधवाएं हो गई, डिसेबल लोग हो गए, इन लोगों के लिए एलोकेशंस और दें बजट में, जरूरी है, बेहद जरूरी है। हम शुरुआत ही यहीं से बात की कर रहे हैं। ये दूसरी डिमांड है मेरी। तीसरी डिमांड, और ये मेरी नहीं है, हर एक कॉमन मैन की। क्या आपकी डिमांड नहीं है ये? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी भी है ना यही सेम डिमांड है? तीसरी बात, बेटर मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स। यानी कि जो महिलाएं जो सक्षम नहीं हैं, उनके जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट्स, और साथ ही साथ उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जो सक्षम नहीं है, जो बच्चा केंद्र में, सरकारी हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स सरकार को लानी चाहिए इस बजट में। अब मैं बता दूं, 2024-25 के बजट में 2.2 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था इन सारी स्कीम्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार इसको एटलीस्ट 10% इंक्रीज करेगी और 10% इंक्रीज करके इस बजट में एलोकेट करेगी इस तरह का बजट। चलते हैं 8वें नंबर पर। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। 8वां नंबर, यानी कि पहला जो बात हमने किया वो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स की बात की। 8वें नंबर पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग और इस पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ की। ये भी बेहद जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई बेनिफिट, यूपीआई के बेनिफिट्स का एक्सपेंशन। अभी तक हमको यूपीआई पे चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए। ट्रांजैक्शन चार्जेस को जो नहीं लग रहे हैं हमको,
या जिन जगहों पर लग रहे हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस उसको कम किया जाना चाहिए ताकि ये और एक्सपेंड हो पाए और ज़्यादा पैसा हमारा सर्कुलेट हो पाए। दूसरा, मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स, जैसे कि आसानी से लोन का मिल जाना, छोटे बिजनेसेस को लोन का मिल जाना, इस बारे में भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी दो डिमांड हो गई। पहली डिमांड यूपीआई के बेनिफिट्स में एक्सपेंशन, दूसरी डिमांड हो गई फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम, और तीसरी डिमांड प्रमोशन ऑफ कैशलेस पेमेंट्स विद इंसेंटिव्स। अगर कैशलेस पेमेंट्स मर्चेंट और यूजर कर रहे हैं तो सरकार को थोड़ा इंसेंटिव भी रिलीज करना चाहिए, चाहे वो टैक्स के बेनिफिट के फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो किसी तरह किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन थोड़ा लालच देना चाहिए कि कैशलेस पेमेंट करिए। तो कैसी लगी आपको ये डिमांड, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में भी लिखिएगा। चलते हैं हम लोग 7 नंबर पे। 7वें नंबर पर रूरल डेवलपमेंट और मनरेगा का एक्सपेंशन। ये क्या होता है? रूरल एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, गांवों में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। किसान जिस तरीके से जिस तरीके का जीवन जीते हैं, गांव में जिस तरह की सड़कें हैं, गांव में जिस तरह के कम्युनिटी हॉल्स हैं, गांव में जिस तरह के स्कूल हैं, इन सब जगहों पर डेवलपमेंट होना चाहिए। मनरेगा के लिए एलोकेशन था पिछले साल के बजट में 73,000 करोड़ रुपीस का। उम्मीद करते हैं सरकार इसको बढ़ा करके इस बार 80,000 करोड़ रुपए कर देगी। रूरल कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट के लिए सरकार कुछ करेगी और बजट में कोई एक ऐसा प्रावधान लेकर के आएगी कि रूरल कनेक्टिविटी और बढ़े। गांव में सड़क, गांव में सीवर्स, गांव में और तरह की सुविधाएं, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। मोर इंसेंटिव्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए और इंसेंटिव्स देना, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी और बढ़नी चाहिए। इस तरह की कुछ प्रावधान के बारे में बजट में बात होनी चाहिए। तो अगर आप किसान हैं या आपके आसपास आपका कोई रिलेटिव किसान है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये 3 डिमांड आपकी नहीं है। अगली बात 6ठे नंबर पर आता है हाउसिंग एंड अफोर्डेबल लिविंग, यानी कि जो घर में आप रहते हैं और जिस तरह का आप जिस भी शहर में रहते हैं तो आपके रहने की कॉस्ट क्या है। रियल एस्टेट की प्राइसिंग बढ़ रही है, ऑब्वियसली घर खरीदना महंगा होता जा रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के समय में। सोचिए आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, आपको एक घर बनाना है ना, तो कम से कम आपके पास 30-40 लाख रुपए होने चाहिए, उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं है। लैंड्स के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, कोई बच्चा नया नया पैसा कमाना शुरू किया है और उसकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है, 10,000 रुपये है या 15,000 रुपये है प्राइवेट सेक्टर में, वो कैसे घर बनाएगा? या तो वो पूरे जीवन, अपना पूरा जीवन ही रेंट पर निकाल दे, किराए पर निकाल दे। एक लेबर क्लास है, एक मजदूर वर्ग है, वो कैसे घर बनाएगा? बहुत सारे लोग गांव से निकल करके शहरों में चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेबर करने के लिए, वो अपना घर कैसे बनाएंगे? एक कॉमन मैन जो 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है, 8 लाख रुपए भी जिस पर आप टैक्स ले रहे हैं, वो तो घर बनाने से रहा बना ही नहीं सकता। उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है, इतने महंगे हो चुके हैं घर। तो होम लोन का इंटरेस्ट में डिडक्शन पहला काम तो करना बहुत जरूरी है। ये अंडर सेक्शन 24B के तहत होता है, ठीक है। अब ये डिडक्शन पहले 2 लाख रुपए का हुआ करता था, अब 3 लाख रुपए का एटलीस्ट कर दीजिए। दूसरी बात, मोर फंड्स टू प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए और फंड्स एलोकेट करिए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिल जाए। रिडक्शन इन जीएसटी ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, ये बहुत जरूरी है। जो घर बनाने के लिए जो लोन्स मिल रहे हैं, इन सभी जगहों पर किसी भी फॉर्मेट में अगर जीएसटी लग रही है तो उस जीएसटी को कम करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 2024-25 में 79,000 करोड़ रुपीस का था, इसको इंक्रीज करके इस बार 90,000 करोड़ रुपए कर देना चाहिए एटलीस्ट सरकार को। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर आते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये भी बहुत जरूरी सेक्टर है। तो डिजिटल टेक्निकल एजुकेशन ये बेहद जरूरी है। आज के समय में आप फोन लगाएंगे किसी को भी, तो फोन लगाने पर सबसे पहले गवर्नमेंट का एक मैसेज आ रहा है, रिंग बजने के बजाय वो क्या मैसेज आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप आजकल आपको रिंग की जगह क्या सुनाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये क्यों जरूरी हो गया है? फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट और ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे एजुकेशन की भी जरूरत है उस सेक्टर में, लोगों को समझ की जरूरत है। तो पहला काम, स्कॉलरशिप्स बढ़ाइए और एजुकेशन लोन पर सब्सिडीज दीजिए। जितना हो सके उतना एजुकेशन लोन पर सब्सिडी दीजिए, उसको कम करने की कोशिश करिए, वहां पर इंटरेस्ट रेट कम करने की कोशिश करिए। दूसरा काम,
एक्सपेंशन ऑफ फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग एंड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स। इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप एक्सपेंशन दीजिए। जो लोग डिजिटल लर्निंग दे रहे हैं, जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको इंसेंटिव्स दीजिए और उनको प्रेरित करिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक ये ट्रेनिंग्स पहुंचा पाएं। टैक्स बेनिफिट ऑन एडटेक कोर्सेज एंड स्किल इनहेंसमेंट प्रोग्राम्स। आप बताइए, जितने भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज हैं जो आपको पेड मिल रहे हैं, इस पर भी टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं? उस पर तो कंप्लीटली टैक्स पे कर रहे हैं लोग। जीएसटी लग रही है तो 18% जीएसटी लग रही है, लेकिन वो भी तो एजुकेशन का एक हिस्सा है, भले ही प्रैक्टिकल लर्निंग है। दूसरी स्कूलिंग्स में तो जीएसटी नहीं लग रही है, लेकिन एजुकेशनल ये जो एडटेक्स हैं और जिस तरह के ये ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इन पर तो लग रही है ना। तो इनको भी एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बारे में भी, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, और कितना सहमत है आप मेरी बात से। फिर चलते हैं हम लोग 4 नंबर पर, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स। 80D का हमको एग्जेम्पशन मिलता था। अभी भी बहुत सारे लोग ले सकते हैं अगर वो चाहें तो, जो नहीं चाहें वो नहीं ले सकते हैं। टैक्स रिजीम का चक्कर है, आप अपने सीए से बात करिएगा कि कैसे मिलता है और कैसे नहीं मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर 25,000 से 50,000 रुपए तक का एक आप और डिडक्शन बढ़ाइए कि भाई एक और रिलीफ दीजिए। दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट करिए, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तीसरी बात, आयुष्मान भारत की योजना को और ज्यादा एक्सपेंड करिए, लोअर मिडिल क्लास तक भी पहुंचाइए, लोअर क्लास से बढ़ा करके, उनको भी बहुत जरूरत है। चौथी बात, मेडिकल एक्सपेंसेस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी चीजें यूज हो रही हैं, स्टफ यूज हो रहे हैं, यहां से टैक्सेस हटाइए भैया, टैक्सेस कम करिए। ऑलरेडी ये बहुत महंगा है, तो यहां से टैक्सेस कम करने की जरूरत है। तो इस बारे में, इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग पिछली बजट में 89,000 करोड़ एलोकेट किया गया था 2024 में, एटलीस्ट 15% यहां पर और बढ़ाइए। तीसरे नंबर पर आता है एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। बहुत बड़ा मुद्दा है आज के बारे में, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बात करूंगा। ठीक है, वर्किंग क्लास अगर बात करें स्किल्ड प्रोफेशनल की, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक ऐसे क्रांति की जरूरत है कि एकदम रोबस्ट टेक्नोलॉजी की, कम से कम सब लोग एक दूसरे, जैसे सोशल मीडिया है, डिफरेंट देशों में सोशल मीडिया प्रमोट होता चला गया है ना, फेसबुक आया, यूट्यूब आया। क्या सरकार का अपना कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं हो सकता जो जॉब्स क्रिएट करे, या जॉब्स क्रिएट ना करे, एटलीस्ट एक दूसरे को जॉब के बारे में अवेयर करवाए, बताए कि इस जगह पर ये जॉब अवेलेबल है। क्योंकि सरकार के पास तो सारा डेटा अवेलेबल है। सरकार के पास आधार कार्ड भी है किसी का, सरकार के पास उसका पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड भी है, उसको उसकी इनकम भी पता है, उसको सब कुछ पता है। तो एक सिंगल डेटा एंट्री से सरकार के पास किसी भी व्यक्ति का सारा डेटा आ सकता है। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पता है सरकार को, ईच एंड एवरीथिंग पता है। तो क्या कुछ ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप किया जा सकता है जिससे जिसको भी जरूरत है स्किल्ड लेबर की उसको मिल जाए, और जिसको भी नौकरी की जरूरत है उसको नौकरी मिल जाए? ये बेहद जरूरी है। सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए और इस बजट में इस तरह का कुछ एलोकेशन देना चाहिए फंड्स का। तो इस बारे में एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव्स पीएलआई स्कीम, तो यहां पर जॉब क्रिएशंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए या फिर सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएशन के लिए इंसेंटिव सरकार को देना चाहिए, जिससे कि और जॉब क्रिएशंस हो। इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई के लिए और स्टार्टअप्स के लिए भी इंसेंटिव्स की कुछ ऐसी घोषणा की जानी चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को और बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, उनको सम्मानित करें, जो लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको ढूंढ के सम्मानित करें, उनको कुछ इंसेंटिव्स दें, उनको और प्रोवोक करें, उनको और मोटिवेट करें कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स को और बढ़ावा दें। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैक्ड अप्रेंटिसेस जो होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह का भी कुछ अनाउंसमेंट सरकार को इस बार करना चाहिए। तो मेरी बात से आप कितना सहमत हैं, इसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये वीडियो शेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उम्मीदें हैं कि सरकार के किसी भी विभाग में ये वीडियो पहुंचे जो इस बारे में सुने और इस बारे में कोई एक्शन या रिएक्शन ले। अगली बात, दूसरे नंबर पर आते हैं
इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल करना और कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है ना उसको कम करना, ये बहुत जरूरी है। तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, क्या बातें करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पेट्रोल का दाम 102 रुपया एवरेज चल रहा है भैया, 90-95 रुपए तक लेके आइए, एटलीस्ट 10-12-15 रुपए का तो रिलीफ दीजिए बजट में, कैसे भी करके जुगाड़ बनाइए, लेकिन बनाइए भैया। क्योंकि पेट्रोल का दाम एक ऐसा कॉस्ट है जो हर किसी के जीवन जीने के की क्षमता में कमी ला देता है। आप सोचिए ना कि अगर आप महीने में अगर आप 100 लीटर भी पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ऐसे केस में 10 रुपए भी अगर कॉस्ट घट जाता है तो 1000 रुपए आपके बचेंगे। उस 1000 रुपए से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। आप उस 1000 रुपए की एक SIP कर सकते हैं, है ना। और वो SIP आपको कितना सारा आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकती है। यानी कि 10 रुपया सिर्फ बचेगा पेट्रोल में तो आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको SIP करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए। हम आपको कॉल करेंगे और हम मैनेज करेंगे आपकी SIPs। दूसरी बात, डीजल की प्राइसेस एवरेज 90 रुपीज के आसपास चल रही है, उसको भी कम करने की जरूरत है, 10-12-15 रुपए। तीसरी बात, LPG सिलेंडर लगभग 950 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, उसको भी 100 रुपए कम करने की जरूरत है। जो खाने के चीजों पर जो महंगाई है, वहां पर जो GSTs लग रहे हैं, वहां पर जो महंगाई है, उस महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। गेहूं के दाम लगभग 28 रुपए किलो चल रहे हैं, कम करें, कम से कम 3-4 रुपए, कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ बनाए, कैसे भी करें, कम करें। एडिबल ऑयल के प्राइसेस अभी लगभग 150 रुपए पर लीटर चल रहे हैं, 130 रुपए 125 रुपए तक उसको कम करके लेकर के आए। कैसे कंट्रोल करना है, व्यापारियों से बात करें, कैसे भी करके कम करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगभग आज के समय में 8 रुपए एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको कैसे भी कम करके 6.5 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए के आसपास पर यूनिट लेकर के आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जिन शहरों में मेट्रोज हैं, जिन शहरों में बसेज हैं, ये इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है कि बस का किराया कितना है, कहां से कहां तक जाने का, भले ही वो सरकारी बस क्यों ना हो। कभी कोई बात करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने डिटेल्ड एनालिसिस की, चूंकि मैंने आपसे बात की है, पब्लिक से बात की है, तो पता चला एक आम आदमी को क्या दिक्कतें होती हैं, कहां महंगाई असल में उसको छूती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो बसेज हैं, भले ही सरकारी बसेज हैं, उनकी कॉस्ट को कम करना। डीजल के प्राइसेस कम होंगे तो जो प्राइवेट बसेज या प्राइवेट कार्स हैं उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की, और जो सरकारी बसेज हैं उनकी कॉस्ट को किसी तरीके से कम करना। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई हैं, लेकिन कॉस्ट सेम है, तो कॉस्ट को कम करना, उसमें वेरीफाई करना कि कौन सी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, कौन सी डीजल बसेस हैं, कहाँ कॉस्ट कम हो सकता है, उसको रिड्यूस करना, ये भी सरकार का काम है, उस बजट में घोषणा करना चाहिए। और अब सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बजट में है वो बेहद ज़रूरी है, डायरेक्ट टैक्सेस की बात। वहाँ पे रिलीफ होना सैलरीज इंडिविजुअल के लिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ? पहला तो बेसिक एग्जिम्पशन 2.5 लाख रुपए है, बढ़ा के एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो कर दीजिए। क्या होता है आज के समय में 2.5 लाख रुपए, आप समझ रहे हैं, 20,000 रुपए किसी की महीने की सैलरी है, और जैसे ही 21,000 रुपए हुई, 22,000 रुपए हुई, वो टैक्स स्लैब में आ गया। क्या होता है आज के समय में 22,000 रुपए में? किसी भी छोटे या बड़े शहर में कुछ भी नहीं होता है कि 22,000 रुपए में आपको क्या कैसे 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 टैक्सेस भर रहे हैं। आप कमाएगा नंगा, कमाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, है ना। समस्या इस बात की है। तो एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो करिए। 20-30 हज़ार रुपए कमाने वाला आदमी कहाँ सरकार को भर पाएगा भैया। दूसरी बात, इनकम टैक्स के स्लैब में, जो इनकम टैक्स स्लैब में ऊपर वाले लोग हैं जो 10 लाख रुपए या उससे ऊपर कमा रहे हैं, 30% के अपर साइड में स्लैब लग रहे हैं। 30% आदमी 100 रुपए कमा रहा है तो 30 रुपए सरकार को दे रहा है। यहाँ पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, उन स्लैब्स को कम करने की ज़रूरत है। 80C के डिडक्शंस 1.5 लाख रुपए हैं, उसको बढ़ा के एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए करिए। जो भी एटलीस्ट डिडक्शन ले रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिल जाए। और कैपिटल गेन टैक्स उसको कम करिए, पिछले बार के बजट में आपने बढ़ा दिया था। तो इन सब जगहों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये 9 पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। 9 के 9 पॉइंट से कैसे भी करके आप 9 के 9 पॉइंट से एज अ कॉमन मैन जुड़े हैं। और अगर जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को ढेर सारा शेयरिंग कर डालिए। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उसको शेयर करे ताकि सरकार तक पहुंचे, और सरकार तक पहुंचे ताकि इन बातों पर इम्प्लीमेंटेशन हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना है तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं।
ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।